डू यू फील दैट इंग्लिश, चूंकि आपको इंग्लिश लिटरेचर के साथ वास्ता है, एंड डू यू फील दैट इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया हैव सर्टेन प्रोपेंसिटी फॉर बीइंग एक्सक्लूसिव? आई मीन, मैं खुद इंग्लिश लिटरेचर 3 साल पढ़ा है एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रवा ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन. तो what I realized is that English studies offers its readers, alienated environment. It's ये जो है एक ऐसा environment offer कर रहा है which is if not entirely but largely divorced from realities which we are facing. If I would sum up the question, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि how do you see English literature whose origin is foreign, whose content largely remains foreign, which is largely based on medieval English societies? How do you see it relevant to the socio-economic and political structure we are living in? Is there any utility of this subject? देखिए मतीन साहब, this is a very tricky question. Tricky question in the sense that I would like to divide this question into 2 or 3 parts. मैं आंसर अलग अलग पार्ट. पहला पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने जो इंग्लिश लिटरेचर की बात की, अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब भी हम इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये वो लिटरेचर है जो इंग्लैंड में लिखा गया. ऐसा नहीं है. English literature is that literature which has been written in English language, irrespective of the fact कि कौन सी कंट्री में इसको लिखा गया है. हाँ, पहले हम यही ऐसे ही डिफाइन करते थे इसको, आयरलैंड और इंग्लैंड वगैरह, यही 3-4 कंट्रीज. But doesn't curriculum largely remain foreign? मैं उस पे आऊंगा, मैं उस पे आता हूँ. तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इंग्लिश लिटरेचर आज की डेट में, मैं बीइंग एन इंग्लिश टीचर, मैं ये डेफिनेशन बोलूंगा कि इंग्लिश लिटरेचर इज दैट लिटरेचर. मैं लिटरेचर वर्ड पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश लिटरेचर को ऑन अ होल ले रहा हूँ. इट इज दैट लिटरेचर विच इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज. द राइटर कैन बी एन इंडियन, the writer can be a Pakistani, he can be from Sri Lanka, he can be from any part of the world. So एक मिसइंटरप्रिटेशन जो इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है वो ये भी है. दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो आपने अभी कहा कि कैरिकुलम जो है, आप बिल्कुल सही है. आज से 5 साल पहले तक जो हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी, उनका कैरिकुलम जो होता था, कोर्स जो हम स्टडीज में, हमारे जो ग्रेजुएशन में बच्चे पढ़ते थे, 90% हम लोग इंग्लिश राइटर्स को या अमेरिकन राइटर्स को पढ़ते थे. लेकिन अगर और आप उसी जनरेशन से, अगर आज की इंग्लिश की बुक आप पढ़ेंगे, आपको 30 से 40% ही वो मिलेगा. आज की ग्रेजुएशन की इंग्लिश बुक्स में आज आपको उसमें इंडियन राइटर्स ज्यादा मिलेंगे. देखिए, मैं इस हक में भी नहीं हूं कि हम सिर्फ इंडियन राइटर्स को ही आगे लाएं. इंडियन राइटर्स से मेरी मुराद है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. वो एक अलग से योना है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में. लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं रियलाइज कर लिया गया है, एकेडमिशियंस ने इस चीज को रियलाइज किया है. और आज अगर आप देखेंगे 50 से 60-70% तक जो राइटर्स हैं हमारे, वो इंडिया से उठाए गए हैं, जो हमारा ग्रेजुएशन का सिलेबस है. और मैं चाहूंगा आने वाले टाइम में हम थोड़ा सा इस होराइजन को और बढ़ाएं और हम बाकी कंट्रीज के राइटर्स को भी इसमें जगह दें, ताकि इंग्लिश लिटरेचर के साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं, जो उनको डिकंस्ट्रक्ट किया जाए और एक नया नैरेटिव सामने आए. अब बात रही कि जो एलिनेटेड एक्सपीरियंसेस हैं इसके साथ जुड़े हुए, मतीन सर, मेरा ये मानना है एज एन इंग्लिश लिटरेचर टीचर के, मतलब विदाउट एनी बायस अगेंस्ट एनी अदर सब्जेक्ट, I have been a science student throughout my life, but when I realized and when I studied literature, I realized कि अगर हिस्ट्री हमें ये सिखाती है ना कि what happened, लिटरेचर हमें ये सिखाता है why and how it happened. और मेरा मानना है कि अगर किसी पीरियड को आप हिस्ट्री से लेके पढ़ना चाहते हैं, 15th सेंचुरी को सपोज, या 14th सेंचुरी को, या 16th सेंचुरी को, मेरा मानना है कि अगर एक इंसान के नजरिए को आपने उसको एक डाइवर्सिटी देनी है, उसको एक बड़े लेवल पे एक बच्चे को समझाना है, तो लिटरेचर उस जमाने का पढ़ना ज्यादा जरूरी है हिस्ट्री के मुकाबले में. तो जैसे मैंने आपको कहा ना, शॉर्ट में वाई और हाउ हमें लिटरेचर बोलता है और व्हाट हमें हिस्ट्री कहता है. अब मैं इसमें कहीं भी अपने सब्जेक्ट की सुपीरियोरिटी नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन जहां तक ताल्लुक रहा इसका हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के साथ अगर हम इसको जोड़ें, तो देखिए, अब इस पे मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बड़ी फॉर्चुनेट बात है या अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज, इसको हम इंटरनेशनली इस वक्त एक रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है. मतलब अगर हम कितनी भी कोशिश करें इस लैंग्वेज से दूर जाने की, तो कहीं ना कहीं हम भाग नहीं पा रहे हैं इस लैंग्वेज से. देखिए, मुझे मोहब्बत उर्दू से भी है, मुझे मोहब्बत अरबिक से भी है, मुझे मोहब्बत हिंदी से भी है, संस्कृत से भी है, मुझे हर जबान से मोहब्बत है, मुझे कश्मीरी से भी मोहब्बत है. लेकिन मेरी रोजी इस वक्त अंग्रेजी की वजह से चल रही है. देने वाला अल्लाह ताला है, इसमें कोई शक नहीं है, वही ताकत हमको दे, लेकिन जरिया मेरे लिए ये बना हुआ है. तो ये एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि अभी भी हमारी स्टेट में और हमारी कंट्री में
इंग्लिश लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एज अ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्कोप है आने वाले टाइम में। और मैं चाहूंगा कि इस इंटरव्यू के थ्रू मैं लोगों तक ये बात पहुंचाऊं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉलेजेस में बहुत कम बच्चे इंग्लिश लिटरेचर में आ रहे हैं। हमारे पास आज सिर्फ 5 बच्चे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन स्कोप वाइज अगर हम देखें तो बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में अभी भी इस सब्जेक्ट में काफी अच्छा स्कोप, हाँ, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव। और बाकी रही बात, जहां तक देखिए एज अ टीचर लिटरेचर पढ़ाने से मैंने ये समझा कि इंसान चीजें याद नहीं करता है, इंसान चीजों पर सोचना शुरू करता है। मैं यहीं पर इस सवाल का जवाब मुकम्मल करूंगा कि मैं चाहता हूं कि इंसान सोचने लगे पढ़ने और याद करने के बजाय। ठीक, अच्छा, तो पुट एक उसमें ऐड करना चाहूंगा दैट डू यू थिंक देयर इज attached a notion of inherent superiority to the English language? I mean, it's an irony that I am asking question in English, but the point is that there is somewhere attached a notion of superiority. आप अंग्रेजी में बात करें तो value multiplies instantly. So do you think that this attached inherent या मैं कहूँगा कि bloated superiority attached to it must be repudiated, or is it okay? Is it society in transition? What is it? See, देखिए, whatever changes happen around us, they are to be taken very positively. As far as the superiority or blotted superiority of English language is concerned, I agree with you. Somewhere we have this kind of notion that, you know, the person who can speak good English is he or she must be very intelligent, and the people and somebody who is not able to speak good English, he's, you know, we have that kind of impression that he's not very good in studies. That's fine, but I will tell you one thing. Once I asked my senior, he was in the university, I asked him, sir, please define English in a single word. I asked him, define English in a single word. He said, impression. He said, impression. And although that answer was very contextual, but हमारे समाज को अगर लेके आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो आंसर बिल्कुल रेलेवेंट था और बिल्कुल सही था। आज की डेट में अब मैं ये नहीं कहूंगा ये सही है या गलत है, मैं ये कहूंगा ये एक सच्चाई है कि हमने इसको सुपीरियर लैंग्वेज बनाया है और काफी हद तक हम मतलब एक ऐसा वेब बना हुआ है कि हम इससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। आप देखिए, आप कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप जाएंगे, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। आई अप्रिशिएट दैट, वो एक सिस्टम का पार्ट है और होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए कि, बल्कि मेरा सवाल व्यूअर्स से भी है, कितने डिपार्टमेंट्स में जाके आज आपका रिकॉर्ड उर्दू में मिल रहा है? कहाँ जाके आप दरख्वास्त या एप्लीकेशन, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आप उर्दू में दे पाते हैं और आपके काम होते हैं? सिवाय पुलिस महकमे के, सिवाय रेवेन्यू के, जहां पे एक्सक्लूसिवली वहां पे भी उर्दू में काम नहीं हो रहा है, लेकिन काफी हद तक उन्होंने अभी उर्दू में अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया। आप बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, मतलब दिस इज सच एन आयरनी कि वी पीपल क्लेम दैट उर्दू इज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज, बट एवरीथिंग इज बीइंग डन इन इंग्लिश। सो यू नो, एज अ पेरेंट and as a teacher of English, or as a teacher in general, I always feel that all the languages should be given equal status. But unfortunately, we have developed English to the extent where other languages are being, you know, sidelined. Okay. Hindi is being sidelined, Kashmiri is being sidelined, and Urdu is being sidelined. Arabic is being sidelined as well. So I feel this is a harsh reality, and we have to take it very positively. Let me tell you, because you know, अगर हम इसके खिलाफ इस वक्त चलें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रेस में हम पीछे रह जाएंगे। तो टेक इट, आई फील कि हमें बड़ा पॉजिटिवली और बड़ी ऑप्टिमिस्टिक होके इस चीज को लेना चाहिए कि ठीक है, ये हमारी ही कल्चर। Why couldn't we evolve as a nation? Just take the example of China, take the example of Japan, North Korea. I mean, they completely distanced themselves from this language and they evolved so much in their native languages. Why did we fail? Because being multilingual or what? नहीं, what is the issue? देखिए, मल्टीलिंगुअल पे ही मैं आने वाला था। मतलब कॉलोनियल हिस्ट्री, कॉलोनियल हिस्ट्री को भी मैं मानता हूँ किसी हद तक, लेकिन आप मुझे बताइए कि इंडिया में कितने % लोग हैं जो सही मानों में हिंदी बोलते हैं? अगर हम हिंदी को ही अपनी जबान मान के चलें, हालांकि वो हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अगर हम उसको मान के चलते हैं हमारी लैंग्वेज, कितने % लोग हैं हिंदुस्तान में जो अच्छी हिंदी बोल पाते हैं? वी आर स्पीकिंग हिंदुस्तानी नो, वी आर स्पीकिंग हिंदुस्तानी, यस। तो हिंदी इन अ ट्रू सेंस हम नहीं बोलते हैं, इट्स नॉन एग्जिस्टेंट। एग्जैक्टली। सो हम चाइना या कोरिया के साथ अगर कंपेयर करें तो वो अपनी लैंग्वेजेस को लेके चल रहे हैं, लेकिन हमारी कौन सी लैंग्वेज है? आप साउदर्न पार्ट में अगर जाएंगे इंडिया के, मेरे जब हम पीएचडी में थे, बहुत से लड़के थे जो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु से आते थे। दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, बहुत कम लोग हैं जो हिंदी बात कर पाते हैं। हिंदी में हिंदुस्तानी ही मेरे कहने का मतलब है। बल्कि अगर आप कश्मीर, हमारा जो जम्मू कश्मीर है, यहां भी कितने लोग हैं जो हिंदी में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम
मैं इस चीज से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि हम किसी एक लैंग्वेज को लेके आगे बढ़े। मेरा मानना है कि लैंग्वेज किसी की नहीं है। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम उर्दू को मुसलमानों से और हिंदी को हिंदुइज्म से जोड़ते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और इंग्लिश को अंग्रेजों से जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हिंदी हमारी है, मैं उसको ऐसे ही एक्सेप्ट, मैंने 10th तक हिंदी पढ़ी है, मैंने 10th तक उर्दू भी पढ़ा है, मैं उसको भी अपनी जबान ही मानता हूं। अब ये एक अलग बात है कि मेरी मदर टंग कश्मीरी हो सकती है, या भदरवाई हो सकती है, या सराजी हो सकती है, वो एक दूसरा इशू है, लेकिन जबान किसी की नहीं है, ये किसी की मोहताज नहीं है, ना ये किसी की जागीर है, ये हम सब की है। हमें हर जबान को इक्वली आगे चलाना है। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो बहुत ही रिलेवेंट है, और सिंस यू आर अ पेरेंट और आप एक टीचर भी हैं, ये जो जनरेशन आगे बढ़ रही है, घर पे दे हैव द मदर टंग, कम्युनिटी में जाएंगे दे हैव उर्दू, स्कूल में जाएंगे दे हैव इंग्लिश। आर चिल्ड्रन, क्या वो अपनी सारी एनर्जीज लैंग्वेजेस रीड करने में जो है वो उधर ही सर्व कर दें? व्हेन वुड दे स्टडी साइंसेज, व्हेन वुड दे स्टडी सोशल साइंसेज? इट्स गुड टू बी मल्टीलिंगुअल। मैंने थ्योरी सुनी है कि दो पीपल हु आर मल्टीलिंगुअल और उनका ब्रेन जो है वो बहुत डाइवर्स तरीके से फंक्शन करता है। बट हम जो है टाइम, अब देखें, जो हमारा 10th तक या 8th तक हमारी बहुत सारी एनर्जी लैंग्वेजेस रीड करने में जो यूटिलाइज हो जाती हैं। देन कम्स अरेबिक इनटू इट, जो हमारे रिलीजियस लैंग्वेजेस, और बहुत सारे लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को अरबी भी सिखाएं। हाउ आर चिल्ड्रन गोइंग टू हैंडल दिस मल्टीलिंगुअल डायलेमा? देखिए, दिस इज रियली अ वेरी सीरियस इशू। मैं एज अ पेरेंट, क्योंकि मेरा बच्चा अभी 4 साल का है, तो मैं ये चीज बिल्कुल आज घर में फेस करता हूं, क्योंकि मैं एज एन इंग्लिश टीचर उसको बड़े वर्ड्स इंग्लिश में बोलता हूं। घर में उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो उसको कश्मीरी में बात कर रहे हैं या उर्दू में बात कर रहे हैं। स्कूल में जाके उसको वही एक डिलेमा बन रहा है। ये आपने बड़ा सही कहा, लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, बेशक मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। टू कट इट हियर, मैं एक इसमें ह्यूमर ऐड करना चाहूंगा। मैंने कुछ दिन पहले एक लड़के को बोलते सुनो, मैंने ऊंट खाया। मैंने ऊंट खाया। द डायलेमा वाज क्लियरली एविडेंट कि ये बेचारा फंस चुका है। तो आप प्लीज ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे बच्चों के लिए, लेकिन अभी फिलहाल मुझे कोई वे आउट भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास बच्चे, अभी तो मैं ट्यूशंस वगैरह नहीं देता हूँ, लेकिन पहले मेरे पास पेरेंट्स आते थे, सर मेरा बच्चा या मेरी बच्ची बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाहिए, वो आपकी तरह इंग्लिश बोलना चाहिए, वो आपकी तरह इंग्लिश को समझना चाहिए। कभी मेरे पास किसी पेरेंट ने, बल्कि उर्दू टीचर्स के पास कभी बच्चे नहीं गए, बहुत कम गए, बहुत कम। अगर हमारे यहाँ ट्रेंड है तो साइंसेस की ट्यूशंस का है या इंग्लिश में जाते हैं लोग पढ़ने। मैंने नहीं देखा लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैंने नहीं देखा लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ते हुए, मैंने नहीं देखा एंथ्रोपोलॉजी के लिए ट्यूशंस जाते हुए। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोगों का क्या माइंड सेट है। या तो फिर बात वहीं आती है, मटेरियलिज्म बीच में आ रहा है कि साइंसेज में एम्प्लॉयबिलिटी थोड़ी ज्यादा है शायद, लेकिन आर्ट्स में शायद कम है। लेकिन टाइम ने इस चीज को गलत साबित कर दिया है। वो हमें पता है पिछले 5-7 सालों से हमारा यहाँ क्या ट्रेंड चल रहा है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स कहाँ हैं और साइंसेज वाले कहाँ हैं। लेकिन एक बच्चे की, अब मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मतीन साहब, ये एक अलग पहलू जाएगा, एक अलग टॉपिक है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आई एम अ पार्ट ऑफ इट, आई शुड नॉट क्रिटिसाइज इट, बट पॉजिटिवली स्पीकिंग बहुत चेंजेस की जरूरत है। हमारी बुक्स में बहुत चेंजेस की जरूरत है। मैं स्कूल लेवल की बात करूं, एनसीईआरटी जो हमारा है, या हमारे जो जेके बोस जो हमारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बुक्स हैं, वही हमारी चल रही हैं, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत है। हम लोगों का जो हमें ये समझना होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का। हमें ये समझना होगा कि बुक्स को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें ये समझना होगा कि हमने क्रैमिंग मशीन्स नहीं बनाना है बच्चों को, सिर्फ अच्छी इंग्लिश बोलने वाले। देखिए, मुझे अपनी एक टीचर है दीपिका कोतवाल, प्रोफेसर दीपिका कोतवाल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आज पढ़ाती हैं। शी यूज्ड टू से कि वी डोंट नीड इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनका दिमाग भी भरा हुआ होगा। आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू in semester 1, I was not so fluent, I was not very confident. So she used to tell me that, Jamshid, you are a very good student, I know you cannot speak well, but I know this is full of ideas. So I always believe that this should be full of ideas. आप कैसे उसको कन्वे करते हो आगे, वो वक्त आपको खुद ही बता देता। वो आप इंग्लिश में करिए, उर्दू में करिए, हिंदी में करिए, मुझे नहीं लगता उससे कोई उतना बड़ा फर्क पड़ने वाला है। बट फिर वो पिछला जो सवाल हमारा था, इंप्रेशन वाली बात है, कहीं ना कहीं आपको रेस में आगे बढ़ना होगा। एग्जैक्टली, सो दैट्स द प्रैक्टिकल रियलिटी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, आप चुनाव वैली में एजुकेशन पैटर्न और एजुकेशन स्टैंडर्ड को किस तरीके से देखते हैं? यू हैव टॉट राइट फ्रॉम अ प्राइमरी स्कूल अप टिल द कॉलेज नाउ, आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुके हैं, आप मुख्तलिफ कैपेसिटीज में खुद एजुकेशन ले चुके हैं, इन प्राइमरी स्कूल अप टिल द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिबर ऑफ द स्टैंडर्ड लाइक AMU। तो आप किस तरीके की एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में हमारी कुछ दिन पहले फेसबुक पे भी बात हुई थी कि जो बिगड़ चुकी हालात बहुत खराब है, हाउ डू यू सी इट? वेयर हैज द फिक्सिंग टू बी डन? हु कैन डू इट?
मतीन सर, जो ये क्वेश्चन है ना, इसको आई वुड लाइक टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. वन इज अवर स्कूल एजुकेशन. मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को एक साथ में ले रहा हूँ, और हायर एजुकेशन में कॉलेज एजुकेशन तो थोड़ा उसको मैं बाद में डील करूंगा. जहां तक मेरा तजर्बा रहा, बिकॉज आई हैव टॉट इन अ प्राइवेट स्कूल, इन 3 प्राइवेट स्कूल्स रादर. आई हैव बीन अ रहबरे तालीम फॉर सम टाइम. आई एम प्राउड ऑफ दैट. आई हैव बीन अ जनरल लाइन टीचर. आई एम अगेन प्राउड ऑफ दैट. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर. आई एम अ टीचर बाय चॉइस. मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट अगर कुछ नहीं हुआ लाइफ में तो टीचर बन जाओ, बट आई हैव रिटन इट एज माई फेसबुक प्रोफाइल एज वेल. आई एम एन academic by choice. I always wanted to be a teacher, and because my mother is a private school teacher, she has been teaching for 25 years now in a private school. My maternal uncle is a teacher, is a government teacher. These 2 personalities, they have influenced me, and हमेशा मैं चाहता था मैं टीचर बनूं. I am a teacher by choice. Let me tell you this. जहां तक एजुकेशन सिस्टम की बात और सिनेरियो की बात है, हमारे चुनाव वैली के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा. कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने में या तो हम चूके हैं, या तो हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है. जहां तक मैं स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा हूं, एज अ पेरेंट मैं चाहूंगा मेरा बच्चा 95% मार्क्स लाए 10th में या 8th में या 12th में. लेकिन वो 95% मार्क्स ला के बाद में क्या करेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा. वो मार्क्स कार्ड क्या उसने हर वक्त अपने साथ लेके चलना है लोगों को बताने कि मेरे 95% मार्क्स. ये बड़े अफसोस की बात है, ये हम नहीं सोच पाए. मेरा मानना है कि ओवरहॉल की बहुत जबरदस्त जरूरत है, एकेडमिकली भी और इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे भी. मैं गवर्नमेंट स्कूल की ही बात करूंगा क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं. गवर्नमेंट स्कूल, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, लेकिन सवाल एक उभरता है, मैं जिस स्कूल में बच्चे को भेजूं, मेरे बच्चे को बैठने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए. मेरा बच्चा जब वॉशरूम में जाए तो उसको एक साफ सुथरा वॉशरूम होना चाहिए. मेरे बच्चे को एक प्रॉपर क्लासरूम होना चाहिए. बस मुझे गवर्नमेंट स्कूल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. मैं चाहता हूं मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े. पिछली बार बड़े लोगों ने, मैंने देखा 2-3 सालों में सजेशंस आ रही हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स को इन पर्टिकुलर और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इन जनरल, दे शुड गेट देयर वार्ड्स एडमिटेड इन द गवर्नमेंट स्कूल्स. फाइन, आई एग्री विद दिस एंड आई एम विद इट. I will be the first person from Doda who will admit his ward in a government school. But assure me that he will get a good classroom, he will get a proper place to sit, and he will get a proper washroom with clean drinking water. That's it. I have no doubts regarding this, regarding the capabilities of a government teacher. I believe that government teachers और government education में हमारे पास बहुत अच्छे और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो वंडर्स कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट के साथ. बट अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए अभी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, बाकी मुझे उसमें कोई इशू नहीं दिख रहा है. बाद वी कैन डील विद इफ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज एज फार एज टीचिंग इज कंसर्न, टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागोजीज आर कंसर्न, उनको हम बाद में देखेंगे. फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बड़ा मसला है. अब प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात आए तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मैं पूरी तरह से इसके हक में भी नहीं हूं. पूरी तरह से मैं इसके हक में नहीं हूं क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस को एजुकेशन के साथ जोड़ना, मुझे लगता है ना, ये बड़ा सैक्रोसैंक्ट और बहुत ही बड़ा एक होली सब्जेक्ट है. इसके साथ बिजनेस नहीं होना चाहिए था, बट हो रहा है और बड़े सक्सेसफुली हो रहा है और रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं. और मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कोई चेंज आने वाली है. फिलहाल मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूं, बट दिख नहीं रहा है अभी मुझे, मतलब कोई लाइट नहीं दिख रही है अभी आगे उस सेंस में. तो ये तो मैं स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा हूं जिसमें एक ओवरहॉल की जरूरत है. और मेरी आने वाले टीचर से गुजारिश रहे कि जो टीचर बने अपना दिल और दिमाग पूरी तरह से इसमें लगाइए जब तक आप टीचर रहते हैं. अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में चाहते हैं आप आगे बढ़िए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन जब तक आप टीचर हैं प्लीज बड़े इंसाफ कीजिए अपने जॉब के साथ. जहां तक हायर एजुकेशन का ताल्लुक है, हायर एजुकेशन में मशरूमिंग बहुत ज्यादा हुई डिग्री कॉलेजेस की. हम देख रहे हैं कि पिछले दौर में अच्छी जगहों पे, गांवों में, बड़े फार फ्लंग एरियाज में इट्स अ वेलकम स्टेप. हमारे बच्चों को नजदीक कॉलेजेस होने चाहिए, बट कहीं ना कहीं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अगर डेवलप करने की बात हो तो हम अभी काफी पीछे हैं उसमें. जहां तक स्टाफ की बात है, हम देख रहे हैं कि 2-3 सालों में लगभग 1500 के आसपास न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैव बीन रिक्रूटेड बाय JKTSC, बाय द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, एंड इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप इन द सेंस दैट नाउ देयर इज नो डर्थ ऑफ स्टाफ मेंबर्स, फैकल्टी. जहां पर हमारे डिग्री कॉलेज डोडा की अगर मैं एग्जांपल लूं, 7 या 8 स्टाफ मेंबर्स होते हैं, आज हम 30 के आसपास हैं परमानेंट फैकल्टी. और साथ में जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लोग भाई बहन आते हैं उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है हायर एजुकेशन में. उसमें जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है. हायर एजुकेशन में
एक दूसरा इशू है जो यहाँ मैं नहीं उठाना चाहता हूँ, वहाँ पे अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लाया गया है, सेमेस्टर सिस्टम लाया गया है, एक इतनी हैफजोड और एक ऑकवर्ड सिचुएशन और इतना क्योस है कि मतलब बच्चे दे आर ऑलवेज कंफ्यूज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. मतलब दे गेट एडमिशन इन द कॉलेज एंड ऑन द नेक्स्ट डे दे गेट अ डेट शीट दैट आफ्टर 2 or 3 months you will be sitting in examination. So there is a lot of chaos. I think the proper homework has not been done by the concerned universities on an academic level. I am talking. I am not talking about administrative. On administrative side पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ. Academic level पे homework थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ mismatch हुआ है. मैंने जो choice based credit system के हमारे डॉक्टर राहुल गुप्ता हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में डीन मैथमेटिकल साइंस, उनसे भी बात की थी कि सर कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं. आप तो इंटरनेट की बात कर रहे हो तो डोडा या मड़वा में या पाडर कॉलेज में या गिलोत्रान में इंटरनेट कहां से चलेगा. आप स्किल बेस्ड कोर्सेज की बात कर रहे हो तो वहां पे तो हमारे पास लैब्स ही नहीं है, हमारे पास तो क्लासरूम ही नहीं है बैठने के लिए, आप स्किल कहां से समझाओगे. तो उन्होंने इस चीज को एग्री किया, उन्होंने कहा नहीं थोड़ा अभी काम करने की जरूरत है. चलो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन हायर एजुकेशन में अभी फिलहाल ये इशू है. बाकी हायर एजुकेशन इज डूइंग रियली इट इज डूइंग वंडर्स. अगर मैं आपको बताऊं, मेरे स्टूडेंट्स इस साल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज डोडा से बच्चा गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे हमारे बच्चे प्लेस हो रहे हैं. और आप देख रहे हैं कि जो कुछ दिन पहले आपके साथ फेसबुक पे बात हुई थी कि हम केएस ऑफिसर्स बने, हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स बने, लेक्चरर्स बने, डॉक्टर्स बने, वो इंडिविजुअल अचीवमेंट्स तो हैं, लेकिन मैंने वहां पे भी डिसएग्री किया था आपके साथ थोड़ा सा कि वो इंडिविजुअल अचीवमेंट्स तो हैं ही हैं, लेकिन वो समाजी लेवल पे भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. तो हायर एजुकेशन अभी ठीक चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी. आप do you think that certain values or certain habits or certain traits are indigenous to certain localities? जैसे exactly. डोडा और भद्रवा में काफी वो, अब मुझे वो कश्मीरी प्रोवर्ब जहन में नहीं आ रहा, उनको बड़ा वो ना तनाजा सा रहता है. So do you think, जैसे हम कहते हैं कि भद्रवाई पीपल्स do this thing, डोडा वाले लोग इस तरीके से बात करते हैं. I mean, is this intellectually robust? I mean, would it qualify the standards of sociological categorization? क्या जो सोशियोलॉजी एक्सपर्टीज जो एक्सपर्ट्स हैं वुड दे एग्री कि कुछ इधर से पहाड़ से उस तरफ चले जाएं तो वहां के लोग इस तरीके से बात करते हैं या इस तरीके की आदतें रखते हैं और इस वाले इस तरीके की आदतें रखते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स? आर देयर सच थिंग्स? नहीं, देखिए डिफरेंसेस तो हैं एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. डिफरेंसेस होने भी चाहिए. अगर आप एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल लेवल पे इस बात को लेंगे, जैसे आपने कहा कि इसका क्या फायदा हो सकता है समाज के लिए, फायदा है. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. कुछ ही महीने पहले जब मदर लैंग्वेज डे था तो मैं और प्रोफेसर नाज, जो डिग्री कॉलेज भद्रवा में मेरे सीनियर हैं, वो वहाँ पे तैनात हैं, हम लोग मदर लैंग्वेज डे पे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में गए. और मैं आपको बताऊं, ये जो आपने डिफरेंसेस की, मैं लिंग्विस्टिक लेवल पे, पहले लैंग्वेज के लेवल पे बात कर रहा हूं, कि मैंने वहां पे जो पेपर प्रेजेंट किया था, इट वाज द डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज स्पोकन अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोडा. अच्छा. तो मैंने वहां पे, मुझे अभी भी याद है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैंने जब पेपर प्रेजेंट किया, एवरीबडी वाज लाइक मतलब इट वाज सच अ न्यू टॉपिक फॉर देम कि मैंने भद्रवा की डायलेक्ट्स में और डोडा में कश्मीरी लैंग्वेज को लेके, सिर्फ मैंने बाकी लैंग्वेजेस को नहीं लिया, क्या फर्क है, मैंने उस पे बात की. कैन वी गेट सम एग्जांपल्स? जैसे मैंने वहां पे कहा, एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे मैंने वहां पे भी कहा था कि हम लोग कहते हैं पांस, मतलब द पीपल फ्रॉम डोडा इन पर्टिकुलर वी से पांस. मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, हो सकता है वहां उस पहाड़ पे कुछ और बोलते हैं, लेकिन मैं जनरल कह रहा हूँ. पांस, बदरवाइज से पांस एंड पांस, इट्स अ डिफरेंस. मैंने वहां पे कहा कि हम लोग बोलते हैं चादर, जो हमारी यहाँ पे माएं बहनें जो लपेटती हैं, तो भद्रवाई लोग उसको, किश्तवाड़ में उसको पूछ कहा जाता है, पूछ, है ना. इस तरह के छोटे बड़े. या जब हम भद्रवा जाते हैं, वी से क्या हाउ, यूजुअली वी से क्या हाउ मीन्स व्हाट्स दिस. बदरवाइज से क्या हाउ, वो थोड़ा सा इसको और ज्यादा लंबा खींचते हैं. ये डिफरेंसेस बड़े हेल्दी हैं. हेल्दी इन द सेंस, अगर मैं एक लिंग्विस्ट की हैसियत से बात करूं, एक लैंग्वेज टीचर की हैसियत, मेरे लिए तो बहुत ही क्यूरियस सब्जेक्ट है. आई वांट टू गो टू अ डीपर लेवल. अब हम इसको डीपर लेवल पे लें तो डिफरेंसेस आर देयर. मैं तो इसको बड़े पॉजिटिवली लेता हूँ. मैंने कभी स्पेसिफिक जैसे कहते हैं कि भद्रवा के लोग जाहिल बहुत होते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं. हाउ डू यू सी इट? नहीं, देखिए आप मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. आई वोंट अलाउ यू टू डू दैट. मैंने यहाँ पर सुना है, अक्सर सुना है मैंने डोडा के लोगों से. दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट. अगर एक लोग से जाहिल. अच्छा, हाउ डू यू सी इट? नहीं, आई डोंट. गुस्सा डज एग्जिस्ट हियर आल्सो. एंड गुस्सा इज वेरी ह्यूमन. जी, यू शुड हैव दैट गुस्सा इन यू. इट हैज बीन स्टिग्मेटाइज्ड. यस, नहीं, स्टिग्मेटाइज करने की उसको बात ही नहीं. देखिए, गुस्सा इज अ ह्यूमन ट्रेट.
अगर आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है तो मैं तो कहूंगा आप फिर मतलब आप तो फिर पत्थर हो गए ना। गुस्सा तो आना चाहिए, बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट। बहरहाल ये तो इंस्टिंक्ट है, हेट वेट है, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है अगर लोगों की इस तरह से सोच है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं उमर साहब के, मैं खुद दरिया के उस पार से ताल्लुक रखता हूँ, त्रानू से ताल्लुक रखता हूँ। जिंदगी मैंने डोडा में बसर की। भद्रवाह बहुत आना जाना रहता है, महीने में 4-10 बार भद्रवाह जाता हूँ। सारे रिलेशनशिप्स और रिलेटिव्स और दोस्त भद्रवाह में है। मेरा कभी ऐसी सोच नहीं रही, ऑन अ पर्सनल लेवल में कहता हूं कि मेरी कभी ऐसी सोच नहीं रही। ना मेरे कांटेक्ट में जो भद्रवाह में लोग हैं, मैंने उनसे भी कभी ऐसा नहीं सुना कि डोडा में ये कमी है या ये अच्छी है, ये बुरी बात है। अच्छाइयां बेशक गिनी जाती हैं। मुझे तो भद्रवाह और डोडा, अगर मैं इन्हीं दो रीजन्स को लेकर चलूं, मुझे तो कभी कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, डिफरेंसेस हैं, मैं उनको बड़े पॉजिटिवली लेता हूं। डिफरेंसेस होने भी चाहिए, हम उन्हीं को लेकर तो आगे चलते हैं। अगर हम सब एक जैसे हो जाएं तो फिर एक दूसरे को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो बड़ा इसको बड़े ही पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूं। मैं इस चीज से बड़ा डिसएग्री करता हूं कि कोई बोलेगा उस इलाके के लोग ज्यादा जाहिल हैं, इस इलाके के लोग कम जाहिल हैं। बल्कि भद्रवाह तो एजुकेशनली बहुत ज्यादा आगे था डोडा से। मैं इसको एक्नॉलेज करता हूं। मैं अपने आप को डोडा वाला भी मान के अगर चलूं तो मैं इस चीज को एक्नॉलेज करूंगा कि भद्रवाह को तो, जैसे रियाज साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा, प्रोफेसर डॉक्टर रियाज साहब ने, कि केरला ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम भद्रवाह को कहते थे एक जमाने में। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा पर्सनली आई फील दैट कि भद्रवाह का स्कूल में जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा गिर रहा है जी। और डोडा का बड़ा पॉजिटिव साइड पे ये बात है कि मतलब वी पीपल आर, यू नो, द पीपल फ्रॉम डोडा एंड द एकेडमिशियंस एंड द एजुकेशनिस्ट, दे पीपल आर डूइंग वेरी गुड। देयर हैव बीन सम स्कूल्स इन डोडा पिछले 8-10-15 सालों में, दे आर डूइंग रियली गुड। और कहीं ना कहीं अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखिए, डाटा देखिए आप पिछले 5-7 साल का, भद्रवाह थोड़ा सा पीछे मतलब दे आर लैगिंग बिहाइंड डोडा। तो उस हिसाब से तो इट्स वेरी हेल्दी। सी मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए डोडा भद्रवाह इट्स नॉट एन इशू एट ऑल। मतलब वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर गुड ह्यूमन बींग्स। मेरे अंदर कोई भी प्रेजुडिस नहीं है, ना रीजनल लेवल पे ना रिलीजनल लेवल पे। रीजन के लेवल पे भी नहीं और रिलीजन के लेवल पे भी नहीं। कलर, कास्ट, वो तो क्रीड, वो तो कहने की बात ही नहीं है। मैं उस तरह से देखता ही नहीं हूँ इस चीज को। तो बहुत शुक्रिया।